Hello, my dear students. Once again, a very warm welcome to your own Pupils Academy. Today, I'm going to take the lecture of economics. इसके पहले हम लोगों ने ओरिएंटेशन लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में भी दे दिया है। प्लस बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का भी एक वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, उसका भी लिंक मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. So please watch those videos also. And here is the first lecture of your subject economics. So this is lecture on basic concepts of economics. FYJC Economics Chapter 1 as per new syllabus. ये नए syllabus के हिसाब से first chapter का नाम है Basic Concepts of Economics. And I am going to conduct the lecture. I am Dr. Kalpesh Parmar, and these are my credentials as you can see on the screen. Okay, so before we move on to the topic economics, हम लोग economics की तरफ जाए, economics के बारे में सोचे, उसके पहले हम सोचते हैं what is science, बराबर है? अब what is science देखिए, उससे भी पहले जब science word कान पर पड़ता है, बराबर है? When we listen this word science, हमारे दिमाग में दो चीजें आ जाती है, discovery and invention. So can you tell me what is the difference between discovery and invention? ये दोनों वर्ड्स के बीच में डिफरेंस क्या है? अगेन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के वीडियो में मैंने आपको बोला दोनों में क्या डिफरेंस है, तो स्टूडेंट्स बोलते हैं दोनों का स्पेलिंग अलग अलग है. यहाँ पर भी अलग अलग स्पेलिंग है, बट क्या ये दोनों का मीनिंग अलग अलग है? डिस्कवरी, इन्वेंशन, बहुत सारे लोग इसको ऑल्टरनेटिवली भी यूज करते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स. मैं जब 12th स्टैंडर्ड में एंटर हुआ था तो मुझे भी मेरे सर ने पूछा था, बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी एंड इन्वेंशन. तो मेरा आंसर था डिस्कवरी मीन्स टू डिस्कवर समथिंग. सर बोलते बराबर, इन्वेंशन मीन्स टू इन्वेंट समथिंग. दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डिफरेंस. दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? डिस्कवरी मीन्स टू फाइंड आउट व्हाट इज ऑलरेडी इन नेचर, ऑलरेडी वो नेचर में है और उसको आपने एक्सट्रैक्ट किया, फाइंड आउट किया, डिस्कवर किया. उसके ऊपर कवर था, वो कवर हटा. जैसे डायनासोर्स थे, ऐसा कैसे मालूम पड़ा? उसके ट्रेसेस, उसके पार्टिकल्स हम लोग को मिले, बराबर है? उस पे से हम लोगों ने रिसर्च किया कि ऐसा बड़ा महाकाय जीव था पहले. और इन्वेंशन मीन्स क्रिएट न्यू थिंग और न्यू गैजेट. गैजेट मतलब नया, हम लोग इन्वेंशन ही बोल सकते हैं उसको. जैसे मोबाइल फोन इज ऑल्सो अ गैजेट. ओके, सो लेट्स टेक सम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. इसमें एक ही एग्जांपल दिया है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स. न्यूटन बैठे थे, एप्पल सिर पे गिरा, नीचे गिरा, दो टुकड़े हो गए. हम जैसे लोग रहते तो हम क्या करते हैं? चुपचाप उठा के खा लेते, हम तो हावड़े ठहरे. लेकिन उन्होंने क्या किया कि ये एप्पल नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया? क्योंकि अर्थ तो यूनिवर्स के अंदर है, इट इज अ ब्लैंक स्पेस. आजू बाजू अर्थ के ब्लैंक स्पेस है, तो किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं गया, मेरी तरफ ही क्यों आया? तब उन्होंने फाइंड आउट किया कि अर्थ के अंदर कुछ ऐसा फोर्स है जो लोगों को प्लस चीजों को खींच के रखता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. जबकि उसके पहले भी एप्पल नीचे ही गिरता था. उसके पहले भी अगर किसी को ऊपर से फेंकेंगे तो नीचे आदमी आएगा, वो उस तरफ उल्टी तरफ नहीं जाएगा. उसके पहले भी वो था, बट उसने डिस्कवर किया कि ये जो आपको खींच के रख रहा है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं. और क्रिएशन, दैट इज इन्वेंशन. उसका एग्जांपल है बल्ब या टेलीविजन. मालूम है, थॉमस अल्वा एडिसन ने 1000 एक्सपेरिमेंट किए, तब 1000th एक्सपेरिमेंट वाज बल्ब, बराबर है? लेकिन वो बल्ब उन्होंने ढूंढा, दैट 1000th मेटल वाज टंगस्टन. और वो उसको गर्म करने से जो हीट जनरेट हुआ उससे लाइट फेंकता है, तो आजू बाजू का जो ग्लास है उसके लाइट को क्या करता है? स्प्रेड करता है. यू कैन से क्या वर्ड है उसके लिए, उसको मैग्नीफाई करता है. ओके, जिससे वो लाइट आती है. ओके, सो ये बेसिक डिफरेंस हो गया डिस्कवरी और इन्वेंशन का. सर आप ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि साइंस वर्ड कान पे पड़ते ही हमारे दिमाग में ये आता है, साइंस क्या है? इट इज रिलेटेड टू डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन, इससे बाहर कुछ नहीं है. जबकि ये जो डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस की मैंने बात की, वो साइंस का एक पार्ट है. साइंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स.
वन इज नेचुरल और फिजिकल साइंस एंड द अदर इज सोशल साइंस। आप जो डिस्कवरी एंड इन्वेंशन की बात कर रहे थे वो नेचुरल साइंस है या फिजिकल साइंस है, वो जो बेस्ड है नेचुरल फिनोमिना के ऊपर, नेचर के ऊपर। हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारे बॉडी में कितने प्लेटलेट्स होते हैं, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, और ना 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98 डिग्री फ़ारेनहीट, ये डॉक्टर्स ने या साइंटिस्ट ने ढूंढ के निकाला। ओके, तो हमारे बॉडी के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट्स करके कुछ एक्सट्रैक्ट फाइंड आउट हुआ, वो सब कुछ नेचुरल साइंस में आता है, जो एक्सपेरिमेंट करके होता है। यू कैन एक्सपेरिमेंट दीज ऑल थिंग्स इनटू द लेबोरेटरी, लेकिन सोशल साइंस इज बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, हमारे बिहेवियर पे बेस्ड है। और ये बिहेवियर कैसा रहता है, इट इज एवर चेंजिंग। नेचुरल फिनोमिना कभी चेंज नहीं होता है बॉडी में। जब से इंसान का जन्म हुआ है तभी से इंसान की बॉडी में 98 डिग्री फ़ारेनहीट का टेम्परेचर इज नॉर्मल। ऐसा है क्या हर साल ये जो स्टैंडर्ड है वो बदलते रहता है? पिछले साल हाँ, अर्थ के ऊपर का जो गर्मी है, हीट है, वो तो बढ़ रहा है, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड नहीं बढ़ेगा, वो स्टैंडर्ड 98 डिग्री ही रहने वाला है, तो वो चेंज नहीं होता है कभी, क्योंकि नेचुरल फिनोमिना है, नेचर कभी नहीं बदलता है। लेकिन ह्यूमन का नेचर बहुत बदलते रहता है ना? घर से आज मस्त नाश्ता करके निकले, समझो आप इमेजिन करो कि अभी अपने प्रैक्टिकल क्लासरूम लेक्चर्स चालू हो गए, आप सुबह सुबह अच्छा सा नाश्ता करके निकले, बोले आज इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर है, मजा आएगा, बराबर है, और उसमें भी परमार सर का लेक्चर है, हमने सुना है बहुत अच्छा सिखाते हैं, कभी कभी अपनी तारीफ भी कर लेनी चाहिए। खुशी खुशी घर से निकले, अच्छा नाश्ता भी किया था, अच्छा मूड था, ये ह्यूमन बिहेवियर। हाँ, लेकिन चलते चलते रास्ते में समझो पत्थर से पैर टकरा गया, मतलब पत्थर लग गया पैर में जोरदार, तो सोचो क्या बिहेवियर हो जाएगा हमारा। हम लिटरली भड़क जाते हैं, यार क्या है ये, सुबह सुबह पत्थर लग गया, राइट? तो दिस इज द थिंग व्हाट आवर ह्यूमन बिहेवियर इज ऑल अबाउट। आज हमारा मूड ऐसा है तो कल हमारा मूड वैसा हो जाता है, मूड हमेशा चेंज, हम ना मूड स्विंग्स। इसीलिए तो ह्यूमन बिहेवियर की वजह से तो हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो कभी एक पार्टी में नहीं रहते, कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में, जिधर फायदा देखिए वो पार्टी में रहो। ह्यूमन बिहेवियर का कोई भरोसा ही नहीं है। अब आप बोलो नेचर के ऊपर जो लॉ बने, जो हमेशा के लिए सेम रहता है, जो बदलता नहीं है, वो लॉ कैसे रहेंगे? प्रिसाइज रहेंगे, बराबर, एकदम परफेक्ट रहेंगे, एक्यूरेट रहेंगे, यानी एकदम सही सही सचोट रहेंगे, और यूनिवर्सली एप्लीकेबल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इधर इंडिया में आदमी को 7वें माले से फेंका तो नीचे जाएगा, अमेरिका उस तरफ है तो अमेरिका को उधर से 7वें माले से फेंकेंगे तो उस तरफ जाएगा। सब जगह पर ग्रेविटेशनल फोर्स वही है, उधर ही जाएगा आदमी, राइट? सो उसकी लॉ है ना, प्रिसाइज है, एक्यूरेट है और यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि वो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया गया है। मॉल अंकल ने, मॉल करके एक अंकल थे, साइंटिस्ट है, उन्होंने पत्ते को मालूम है ना, बॉटल को कलर करके, ब्लैक कलर करके, आधा पत्ता अंदर रखा, आधा पत्ता बाहर था, मालूम पड़ा जो अंदर था बॉटल के उधर सनलाइट गया ही नहीं, तो वो ब्राउनिश ग्रेइश हो गया, बाहर था वो ग्रीन। तभी उन्होंने बोला देखो क्या था ये, फोटोसिंथेसिस। तभी भी था, आज भी है, चेंज नहीं होता है। लेकिन ह्यूमन बिहेवियर तो हमेशा चेंज हो जाता है, इसीलिए उसके ऊपर कुछ भी लॉ बना तो वो प्रिसाइज हो सकते नहीं है, एक्यूरेट हो सकते नहीं है, और वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो सकते नहीं है। इसलिए इसके जो लॉस है वो कभी भी परफेक्ट नहीं होते, कभी भी सही सचोट नहीं होता है, इसीलिए इनके लॉस में हमेशा कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस आएगा आपको। अब मुझे आप लोग ये बताओ, क्वेश्चन होता रहेगा ना आपको, सर ये क्या है, ये साइंस के बारे में आप बता रहे हो, हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताओ इकोनॉमिक्स कौन से साइंस में आएगा? नेचुरल साइंस में आएगा या सोशल साइंस में आएगा? बताओ बताओ बताओ। करेक्ट, इकोनॉमिक्स इसमें आएगा, सोशल साइंस में। जहां पर इधर क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आप स्कूल में सीखते थे वो आएगा, नेचुरल या फिजिकल, जिसमें फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री वो सब पार्टीशंस, पार्ट्स है, ब्रांचेस है। सोशल साइंस में मालूम है ना, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, बराबर है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सब आप इसमें सीखते हो सोशल साइंस में, जिसका एक पार्ट इसमें एक एग्जांपल है इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स इज अ डैश साइंस, आता है बोर्ड एग्जाम में, तो इकोनॉमिक्स इज अभी 12th में था इसलिए बोर्ड एग्जाम में, अब आपको 11th के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, जो आपको 1 मार्क दिला सकता है। तो बताओ बताओ बताओ, इकोनॉमिक्स इज विच साइंस? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। और सिर्फ सोशल साइंस नहीं है वो, पॉल सैमुएल्सन अंकल के हिसाब से इकोनॉमिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल द सोशल साइंसेस। जितने भी सोशल साइंसेस है उसकी क्वीन,
इकोनॉमिक्स को कहा गया है, क्योंकि इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स एवरीथिंग, हर चीज उसमें इंक्लूडेड है, एवरीथिंग हैज टू बी अंडरस्टूड इन इकोनॉमिक्स। सर ये क्यों ऐसा बोल रहे हो आप? तो चलो देखते हैं इसके बारे में। अब व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स ना, तो हम लोग इस आदमी को उससे अलग नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ ना, और मैंने अगर इनका ये बुक यानी कि कौटिल्य अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा है ना, तो लानत है मुझ पे, क्योंकि कौटिल्य अर्थशास्त्र वेरी परफेक्ट बुक टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज इकोनॉमिक्स। और आज से 2000 साल पहले उन्होंने ये बुक लिखा, लिखने के पहले उन्होंने ये इम्प्लीमेंट करके बताया। तो चाणक्य, चाणक्य सभी को मालूम है, चाणक्य का ही दूसरा नाम कौटिल्य था। उन्होंने वो बुक लिखा, इसलिए वो कौटिल्य अर्थशास्त्र, क्योंकि उनको कौटिल्य क्यों कहा गया? कूटनीति यानी राजनीति में ही वॉज एक्सपर्ट। उन्होंने एक मातुल के लड़के को उठाया, जंगल में लेके गए, ट्रेन किया, घूमे फिरे, सेनाएं बनाई और उसको राजा बना के बताया। क्योंकि धनानंद से उसने चैलेंज किया था कि शिक्षक कभी सामान्य नहीं होता है, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं, अगर मुझ में शक्ति होगी तो तुझ जैसे राजा बना लूंगा मैं खुद, उसका निर्माण मैं खुद कर लूंगा। और उन्होंने किया, प्लस उन्होंने पूरे भारत को एक करने का काम किया था। जबरदस्त कैरेक्टर है, आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ दिस कैरेक्टर, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ओके कि चाणक्य एक अलग ही कैरेक्टर था। तो इनकी डेफिनेशन में पहले तो कौटिल्य अर्थशास्त्र, अभी चाणक्य का ओरिजिनल नेम आपको पता नहीं होगा शायद, हिज ओरिजिनल नेम वाज विष्णुगुप्त, ओके, एंड ही वाज गुरु ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, वो तो आप सभी को मालूम ही है। तो उन्होंने अर्थशास्त्र उसको स्प्लिट करके बताया, क्योंकि हिंदी, मराठी, संस्कृत, इसमें क्या होता है, वर्ड्स को स्प्लिट करके उसको समझा जाता है। तो अर्थ का मतलब होता है वेल्थ, हम लोग जिसको पैसा बोलते हैं ना, अर्थ, वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 6 hours फॉर धर्म, 6 hours फॉर अर्थ, 6 hours फॉर काम एंड 6 hours फॉर मोक्ष। ऐसे हम लोग का 24 hours का बाइफर्केशन होना चाहिए, बट हमारा मोर देन 12 hours अर्थ के लिए होता है। अर्थ मतलब वेल्थ। शास्त्र, शास्त्र का मतलब होता है साइंस, है ना, जो सिस्टमेटिक है वो सब साइंस है, और वो शास्त्र है, हमारे शास्त्र भी परफेक्ट है। इसीलिए अर्थशास्त्र का मतलब होता है साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ, ये चाणक्य के हिसाब से। तो उनकी डेफिनेशन की खास बात क्या थी? मतलब उनकी डेफिनेशन तो उन्होंने नहीं दी, उन्होंने तो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम बना के दिया था। तो उनके व्यू में इकोनॉमिक्स क्या है, ओके, उनके व्यू में इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? तो उनके हिसाब से सबसे पहला कि इकोनॉमिक्स को बनाने के लिए, इकोनॉमी को क्रिएट करने के लिए, इकोनॉमी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेशन एंड इकोनॉमी। जब एक पर्टिकुलर बाउंड्री को देखा जाता है तो नेशन यानी इंडिया इज अ नेशन, उसमें जब पैसे का लेन देन की एक्टिविटीज होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, तब उसको इकोनॉमी कहा जाएगा। इकोनॉमिक कैसे बनता है, स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जा सकता है? तो उन्होंने बोला देयर इज अ क्रूशियल रोल ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट, है ना। हम जब बोलते हैं भारत बहुत तरक्की कर रहा है, आई वुड लाइक टू बी कॉल्ड अवर कंट्री एज भारत। मुझे इंडियन या हिंदुस्तान से अच्छा भारत बोलना ज्यादा पसंद है, इट इज माई पर्सनल व्यू, ओके। तो जो भारत की हमारी जो इकोनॉमी है, उसके बारे में हम बहुत बार देखते हैं। देखो, लोग बोलते हैं 2014 के बाद हम वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। किसकी वजह से? कोई बताएगा किसकी वजह से? सब लोग क्रेडिट देते हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनका गवर्नेंस वैसा है, राइट। वो गवर्नमेंट में आने के बाद उन्होंने क्विक एक्शंस के ऊपर ये रखा है, राइट। तो इकोनॉमी, अभी इकोनॉमी अगर खड्डे में जाता है तो भी, मतलब अगर इकोनॉमी अगर स्लो डाउन है, इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स है, कोई भी तरह का प्रॉब्लम, डिमोनेटाइजेशन कर दिया, सो दीज आर द इल इफेक्ट्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन। ये इसके बारे में जब सोचा गया, सब लोग किसको ब्लेम करते थे? डेफिनेटली अगेन अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को। मतलब अच्छा बुरा इकोनॉमी में कुछ होता है तो उसके लिए गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। ये किसने बताया था? तो ये बताया था चाणक्य ने, विष्णुगुप्त मौर्य ने, कि किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट यानी उस टाइम पे स्टेट यानी महाराष्ट्र स्टेट वैसा नहीं, स्टेट यानी पूरा टेरिटरी, पूरा एक देश, उसको अगर स्ट्रांग रहना है तो उसका राजा, मतलब जिसके हाथ में गवर्नमेंट है, वो स्ट्रांग होना जरूरी है, उसका बहुत क्रूशियल रोल होता है। देन देयर शुड बी अ फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज द मीन्स टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट, स्टेट यानी देश, कंट्री यू कैन से।
तो वेल्थ क्रिएशन करो ज्यादा से ज्यादा, तो ही सोशल वेलफेयर हो सकता है। क्योंकि वी कैन नॉट एक्सपेक्ट वेरी गुड इकोनॉमिक डिसीजंस बाय भूटान, क्योंकि भूटान इज वन ऑफ द वीकर इकोनॉमीज। हाँ, वी कैन एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम जापान, वी कैन एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यूएसए, क्योंकि उनका इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि उनके पास वेल्थ ज्यादा है। तो चाणक्य ने भी उस टाइम पे वही कहा था कौटिल्य अर्थशास्त्र में कि वेल्थ ज्यादा से ज्यादा क्रिएट होनी चाहिए, तो लोगों से कितना टैक्स के थ्रू पैसा आना चाहिए और उससे लोगों तक कैसे वापस से पहुंचाना चाहिए, ये उन्होंने उसमें बताया था। उन्होंने राजा यानी क्या, तो राजा यानी प्रजा का सेवक, वही बोला है। राजा यानी उसके अंडर में सब कुछ आ गया। अभी आज के डेट में क्या है, व्हेन यू बिकम अ पर्टिकुलर मिनिस्टर या कुछ भी है, तो वो क्या होता है, पूरा पैसा अपने पास ही हड़पते हैं। उन्होंने ये समझाया कि राजा बनाने के बाद उसको नीति भी सिखाई। ओके, वो नीति में यही आता है, ज्यादा से ज्यादा वेल्थ क्रिएट करो, लेकिन पर्सनल के लिए नहीं, सोशल वेलफेयर के लिए, लोगों तक वो ज्यादा से ज्यादा पहुंचना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने उनकी डेफिनेशन के की पॉइंट्स में आती है, नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस। अच्छा गवर्नेंस का रोड चाहिए। हाँ, अच्छा गवर्नेंस चाहिए तो उसके लिए अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होना चाहिए। ये हमारा इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है। मशीनरी यानी वो मशीन नहीं, मशीनरी यानी पैनल ऑफ दोस मिनिस्टर्स हु रन द कंट्री। अलग अलग पर्सन को अलग अलग पावर्स और अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए हुए हैं। मिडिल में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, उनके राइट हैंड साइड में आप देखोगे, मतलब उनके हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड तो ऑनरेबल हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी है, उनके इस तरफ हमारे राजनाथ कोविंद है प्रेसिडेंट, और बाकी आपको जावड़ेकर सर वो सब दिखेंगे आपको। ये पैनल जितना स्ट्रांग होगा ना, उतना हमारा कंट्री अच्छे से चलेगा। तो ये पैनल उस टाइम पे, ये अभी का नहीं है, आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज फॉलोइंग व्हाट वाज देयर इन एंशिएंट इंडिया, तभी से ये फॉलो करते आ रहे। उन्होंने मतलब हम राम की बात करेंगे, चाणक्य से भी पहले उन्होंने भी, चाणक्य ने भी हमारे शास्त्रों से उठाया है सब। राजा महाराजा, मतलब उस टाइम राम के समय पर जब राम राजा बनने वाले थे, तो उनके ऊपर, राम जब राजा बने तो उनके ऊपर अष्टऋषि मंडल होता था। व्हाट इज अष्टऋषि मंडल? 8 ऋषियों का एक मंडल, जिसको हम आज के दिन में बोलेंगे कि मिनिस्टर्स। उनको अलग अलग ड्यूटीज थी, तो वो बोलेंगे ना वो फाइनल। राम को भी उनकी बात सुननी पड़ती थी। राम बीइंग द राजा, बीइंग अ राजा, वो बीइंग द किंग, उनको उनके अष्टऋषि मंडल के हिसाब से चलना पड़ता था। वो जितना स्ट्रांग होगा उतना, मतलब वो नीति से चलेगा तो देश अपना नीति से चलेगा। ओके, एंड वी आर प्राउड दैट करंट गवर्नमेंट इज नॉट हैविंग एनी करप्शन चार्जेस ओवर अवर मिनिस्टर्स। अच्छी बात है, अभी तक तो कुछ सामने वैसा नहीं आया। तो अच्छा गवर्नेंस क्यों आ रहा है? अच्छा गवर्नमेंट है इसलिए, वैसा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बना है, ये उन्होंने बताया था चाणक्य ने उस टाइम पे, इसीलिए आज हम लोग इतना अच्छे से फॉलो कर पा रहे हैं। एंड चौथी बात उनके उसमें थी, उनके की पॉइंट्स में, कंपाइलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र। आप अगर देखोगे, चाणक्य नीति इज ऑल अबाउट नीति, मतलब राजा ने कैसे जीना चाहिए, राजा ने प्रजा के पास से टैक्स कितना कलेक्ट करना चाहिए और वो प्रजा के लिए कैसे यूज करना चाहिए, खुद के भोग विलास के लिए नहीं। तो ये जो बात है ना, वो राजनीति की बात है, उसको उन्होंने अर्थशास्त्र में, कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिला दिया कि अगर राजा इस तरह से इकोनॉमी को संभालेगा तो इट विल बी द बेस्ट। तो उन्होंने क्या किया, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को साथ में मर्ज करके पैरेलल चलाया। इसीलिए उस टाइम का उनका जो राज था, इट वाज बेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने सभी राजाओं को एक किया, है ना। कभी भी अच्छा गवर्नमेंट होगा तो ही अच्छा गवर्नेंस होता है उसका। और एग्जांपल क्या है कि आज की डेट में इंडिया को हर तरह से सब अटैक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसको डट कर मुकाबला कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, क्योंकि हमारा गवर्नेंस अच्छा है। वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, उसमें जो डिफेंस मिनिस्ट्री का जिनको रोल दिया हुआ है, वो पर्सन इज डूइंग हिज जॉब वेल। वो उन्होंने पावर्स दिए हुए हमारे आर्मी के ऑफिसर्स को, हमारे मिलिट्री को, तो उन लोग उतना एक्शंस ले पा रहे हैं। तो हर तरफ से वी आर, चारों तरफ से हमको अटैक किया जा रहा है, फिर भी हम लोग स्ट्रांगली उसको उसको बैर भी कर रहे हैं, उसको अपोज भी कर रहे हैं, उसके सामने लड़ भी रहे हैं, हम भी उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। तो ये सब कहाँ से मिला है हमको? वो चाणक्य के थॉट्स से ही मिला है। तो उनके इकोनॉमिक्स के लिए हम ऐसा नहीं बोल सकते कि चाणक्य ने इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दिया है। अरे उन्होंने तो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम बना के दिया है। फिर बात आती है डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स की। तो उसके पहले इकोनॉमिक्स को समझते हैं कि आगे चल के इकोनॉमिक्स कहाँ से आया। तो इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया।
इसको स्प्लिट किया बाद में, इसको दो ग्रीक वर्ड में कन्वर्ट कर दिया. वन वर्ड इज ओइकोस एंड द अदर वर्ड इज नोमोस. ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड यानी घर का, और नोमोस का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना. इतने बजे आना है, गर्ल्स को 9 बजे के बाद घर के बाहर अलाउड नहीं है ना. बॉयज को चलता है, बॉयज 12 बजे भी आएगा तो चलेंगे, आएंगे तो चलेंगे. हाँ हाँ, लेकिन डैडी के काम से घर पे आने के पहले आ जाना चाहिए वो. क्यों? नहीं तो फिर बाद में जवाब देना पड़ेगा ना, टेंशन आता है. तो ये ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, इसलिए घर है ना स्मूथली चलता है. जिस घर में ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता है ना, कोई कभी भी बाहर जाता है, रात भर घूम के आता है, उसके वहां के बच्चे बिगड़े हुए रहते हैं, हमको मालूम है. वो घर अच्छे से बराबर मैनेज होता नहीं है. तो इसीलिए ओइकोस मतलब हाउस होल्ड, नोमोस मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंबाइन किया तो इकोनॉमिक्स का मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट. उसके डेफिनेशंस की तरफ अगर हम गौर करें तो 3 लोगों का डेफिनेशन डिस्कस किया है आपके टेक्स्ट बुक में. वैसे बहुत लोगों ने डेफिनेशन दिया है. कौन सा? तो एडम स्मिथ अंकल ने दिया हुआ डेफिनेशन, अल्फ्रेड मार्शल अंकल ने दिया हुआ डेफिनेशन, और लायनल रॉबिन्स अंकल ने दिया हुआ डेफिनेशन. स्मिथ अंकल का डेफिनेशन वेल्थ ओरिएंटेड था, मार्शल अंकल का डेफिनेशन वेलफेयर ओरिएंटेड था, लायनल रॉबिन्स अंकल का डेफिनेशन स्कैरसिटी डेफिनेशन था. एडम स्मिथ अंकल का डेफिनेशन क्लासिकल डेफिनेशन भी कहा जाता है, अल्फ्रेड मार्शल का नियो क्लासिकल भी कहा जाता है, और रॉबिन्स का डेफिनेशन मॉडर्न डेफिनेशन भी कहा जाता है. ओके, सो देखते हैं पहले एडम स्मिथ अंकल ने क्या डेफिनेशन दिया है. उन्होंने एक बुक लिखा था, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस. कौन से ईयर में लिखा था उन्होंने बुक? 1776 में. उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस. इकोनॉमी क्या है? इट इज ऑल अबाउट वेल्थ क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ दैट वेल्थ. जितना इकोनॉमी, जितना कंट्री के पास वेल्थ ज्यादा होगा, चाणक्य ने भी वही बोला, वेल्थ बढ़ेगा तो सोशल वेलफेयर हम बढ़ा सकते हैं. उन्होंने बोला वेल्थ के ऊपर फोकस करो. उनके डेफिनेशन में वेल्थ के ऊपर फोकस, और उस वेल्थ के ऊपर एम्फेसिस किया. वेल्थ को उन्होंने इनविजिबल हैंड माना है इकोनॉमी को ऊपर लाने के लिए. लेट्स सी अभी इनके डेफिनेशन के की पॉइंट्स क्या थे. स्मिथ अंकल के डेफिनेशन के की पॉइंट्स. सबसे पहला की पॉइंट उनके डेफिनेशन का है लेजस फेयर पॉलिसी. यानी कि उनका कहना यह है लेस गवर्नमेंट मीन्स मोर लिबर्टी. जितना लोगों को लिबर्टी ज्यादा, फ्रीडम ज्यादा मिलेगा, जितना गवर्नमेंट अपना टांग कम अड़ाएगा, जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस कम लगेंगे लोगों पे, जितना लोगों को फ्री छोड़ देंगे, उतना ही इकोनॉमी डेवलप रहेगा. अगर लोगों की वेल्थ के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा तो वहां पर कंट्री आगे बढ़ सकता नहीं है, ऐसा उनका कहना था. तो लोगों की वेल्थ को उनके ऊपर छोड़ दो, जितना बिजनेस करना है करने दो, जितना वेल्थ बढ़ाना है बढ़ाने दो. उनका वेल्थ बढ़ेगा तो गवर्नमेंट टैक्स भी तो ज्यादा ले सकता है, ये उनका मानना था. फिर कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन, तो पहले ही हमने बात किया है, वेल्थ को ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट करो ताकि ज्यादा से ज्यादा हम इकोनॉमी को स्ट्रांग बना सके. उनका नेक्स्ट पॉइंट था नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स. वेल्थ 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 करो, लेकिन वेल्थ वेल्थ करने से क्या हो जाएगा? फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर आ जाएगा. बराबर है. अगर कोई बंदा है, कोई अगर सेलर है, पूरे मार्केट में अकेला सेलर है, समझो एक हमारा जो मार्केट है, हमारे मार्केट में पूरे एरिया में सिर्फ एक मिल्क वेंडर, मतलब दूध दूध का डेयरी है, और वो बोलेगा अब मेरे अलावा तो कोई बेचने वाला है ही नहीं, मेरा मोनोपोली है इधर, मैं चार्ज करेगा 500 रुपीज पर लीटर. अब लोगों को लेना तो पड़ेगा ही मेरे पास से, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास. दिस इज अनफेयर प्रैक्टिस. ऐसा जो अनफेयर प्रैक्टिस है ये नहीं होना चाहिए, इसलिए नेचर्स लॉ उसमें इंप्लीमेंट करो, ऐसा एडम स्मिथ अंकल का कहना था. इट शुड कंसीडर द इकोनॉमिक अफेयर्स शुड कंसीडर व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एंड डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियरी, है ना. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस, कैपिटल रिसोर्सेस एंड ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स यानी ये लेबर. इस ह्यूमन रिसोर्स को अच्छी तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में डिस्ट्रीब्यूट करो ताकि उससे से ज्यादा प्रोडक्शन हो, और उससे ही हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो. जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना हमारा ग्रोथ बढ़ेगा. तो ये ग्रोथ थियरी के एस्पेक्ट में डिवीजन ऑफ लेबर, देयर शुड बी अ प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर सो दैट देयर इज प्रॉपर, मतलब देयर इज ऑलवेज एन इंक्रीज ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड इट इंक्रीजेस द वेल्थ ऑफ द नेशन. इन्होंने ये सब फोकस किया. छोड़ दो सबको, अपने हिसाब से जीने दो, अपने हिसाब से बिजनेस करने दो, अपने हिसाब से आगे बढ़ने दो, ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट करो, लेकिन
उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर नहीं होना चाहिए, सबको इक्वली हो, इसलिए व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग वो सबको कंसिडर करो और लेबर उसको उस तरह से डिवाइड करो कि मैक्सिमम प्रोडक्शन मिले और उसकी वजह से मैक्सिमम वेल्थ एक्यूमुलेट हो देश के लिए, वही इकोनॉमी स्ट्रांग होगा, ऐसा एडम स्मिथ अंकल का मानना था। लेकिन ये विचार चला 100 साल तक, ये थॉट्स, इनको चैलेंज करने के लिए आ गए अल्फ्रेड मार्शल अंकल, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने क्या बोला, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर एंड वेलबीइंग। इकोनॉमिक्स वेल्थ से नहीं, वेलफेयर से देखो। क्यों? कि अगर समझो पप्पा का सैलरी 10,000 से 25,000 हुआ, बोलो इससे घर में अच्छा कुछ होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली घर में एसी आएगा, बासमती राइस बनेगा, रोज रोज बनेगा, आजू बाजू वाले को स्मेल आएगा, हा हा हा, बासमती राइस, लगता है इनका पगार बढ़ गया है। ये हो गया वेलफेयर घर का। लेकिन पप्पा अगर कंजूस रहेंगे, है ना, माइजर रहेंगे, अरे मेरा सैलरी 10,000 था तो 7,000 में घर चलता था ना, अब 25,000 है तो 7,000 में घर चलाओ, तो वहां पर क्या होगा, घर का डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो इकोनॉमी में भी वैसा ही है, अगर इकोनॉमी में डेवलपमेंट चाहिए तो इकोनॉमी में रहने वाले लोगों का डेवलपमेंट होना चाहिए। ये थॉट था अल्फ्रेड मार्शल का। उन्होंने ये थॉट किसमें रखा, उनकी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो उन्होंने लिखी थी, मतलब उन्होंने पब्लिश की थी 1890 में। लिखने का तो स्टार्ट बहुत सालों पहले से उन्होंने किया रहेगा, बहुत मेहनत किया है, क्योंकि इसी बुक में से लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मार्केट, अलग अलग कंसेप्ट आप 12th स्टैंडर्ड में सीखने वाले हो इसी बुक में से। ओके, अभी नहीं, अभी तो आपको सॉरी इकोनॉमी के बारे में आप ज्यादा सीखोगे 11th स्टैंडर्ड में, लेकिन इन्होंने फोकस किया ह्यूमन के ऊपर, स्टडी ऑफ मैनकाइंड। ओके, कंट्री का डेवलपमेंट, इकोनॉमी का डेवलपमेंट कितना, जितना इकोनॉमी में रहने वाले ह्यूमन का डेवलपमेंट होगा उतना। इसलिए उनके डेफिनेशन, मार्शल्स डेफिनेशन के की पॉइंट्स क्या है, पहली बात है स्टडी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। उन्होंने क्या बोला, एडम स्मिथ ने क्या बोला, वेल्थ, वेल्थ तो नेशनल लेवल की बात हो गई, उसमें ऑर्डिनरी मैन का तो कुछ जिक्र ही नहीं था। तो इन्होंने फोकस किया ऑर्डिनरी मैन के ऊपर, एक कॉमन मैन तक भी वो बेनिफिट जाना चाहिए, ये उनका कहना था। क्योंकि इकोनॉमिक्स इज अ बिहेवियरल साइंस, अगर इकोनॉमी का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उससे लोगों को सैलरी, मतलब लोगों का इनकम बढ़ना चाहिए। अगर लोगों का इनकम बढ़ता है तो उससे वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएगा। ये क्या हो गया, इट इज ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ओनली। इसीलिए उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज अ बिहेवियरल साइंस। इसलिए पहले भी वही था ना, सोशल साइंस क्या है, इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, तो इसलिए उन्होंने बिहेवियरल साइंस, है ना, हमारे बिहेवियर के ऊपर उन्होंने बोला कि वेल्थ के अंदर बिहेवियर नहीं देखा जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि बिहेवियर के ऊपर स्टडी करो, ह्यूमन बिहेवियर कैसा चेंज होता है विद द इंक्रीज इन वेल्थ, वो स्टडी करना चाहिए। एंड आगे उन्होंने बोला स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, उनकी डेफिनेशन में ये भी बात झलकती है। मटेरियल वेलफेयर यानी क्या, जस्ट मैंने बताया, खाली वेल्थ बढ़ने से कुछ नहीं होता है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना चाहिए, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड। देख लो आप, वो उस लेवल पे पहुंचेगा, मतलब कंट्री क्या कर रहा है, डेवलप हो रहा है, मतलब कंट्री का इकोनॉमी स्ट्रांग हो रहा है। तो उन्होंने मटेरियल वेलफेयर पे फोकस किया। वो बोलते हैं कि वेलफेयर होना चाहिए, सिर्फ वेल्थ 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 करने से कुछ नहीं होगा, लोगों का भला होगा, तब उसको सही मायने में हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाएगा। इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ, है ना, कि यहाँ पर देखो ये इमेज बोल रहा है कि देयर इज नो वेल्थ बट लाइफ। अगर आपके पास कुछ नहीं भी है, सड़क पे सोने वाला आदमी का वेल्थ नहीं है बट उसका लाइफ है फिर भी, तो उन्होंने बोला वेल्थ पे फोकस करना गलत हो जाएगा। लोग वो जो सड़क पे सो रहे हैं ना, वो सड़क पे नहीं सोना चाहिए। इसलिए फॉरेन में क्या होता है, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस होता है, ताकि अनएम्प्लॉयड लोग भी अपना जो मिनिमम स्टैंडर्ड है वो मेंटेन कर सके। ये कैसे आया, तो मार्शल अंकल के डेफिनेशन के ऊपर ही उन्होंने फोकस किया रहेगा। इट शुड, द गवर्नमेंट शुड कंसिडर द वेलफेयर ऑफ पीपल, वेलफेयर ऑफ अ कॉमन मैन, बराबर, ऑर्डिनरी मैन के वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए। इनकी डेफिनेशन में ये बात है, वेलफेयर के ऊपर फोकस है। इनके बाद आए मॉडर्न इकोनॉमिस्ट लायनल रॉबिन्स, उनका बुक का नाम है एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। 1932 में इन्होंने बुक लिखा इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, और उन्होंने इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दिया, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस that studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses। सर कितना बड़ा डेफिनेशन है।
इनकी डेफिनेशन को समझने के लिए उन्होंने ही 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए। पहला पॉइंट है उनकी डेफिनेशन में, ह्यूमन वांट्स आर, बोलो हमारे वांट्स लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? बोलो बोलो बोलो। यस, हमारे वांट्स अनलिमिटेड है ना। हम है ना नीड्स और वांट्स उसी को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। हमने फोकस करना चाहिए हमारी नीड्स के ऊपर, और वो क्या है? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, पहले के जमाने के हिसाब से। अभी के हिसाब से इसमें एजुकेशन एंड हेल्थ भी आएगा। चलो, तो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ, ये 5 चीजें इसमें आती है। लेकिन हमको क्या चाहिए? फूड, मैकडोनल्ड्स का, डोमिनोज का पिज्जा, राइट। क्लोथिंग, हम जाके ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, हमको ब्रांडेड ही चाहिए, बराबर ना। शेल्टर के साथ साथ हम लोग को कार चाहिए। तो ये क्या है? हमारे वांट्स है। ये चाहिए, वो चाहिए, चाहिए 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 जो करते हैं ना, वो वांट्स है। और वो चाहिए कभी भी खत्म नहीं होता है। मैं अभी आपको ही पूछता हूँ ना, क्या ऐसा कोई पॉइंट ऑफ टाइम होगा, क्या हुआ था, क्या है, क्या होगा आपकी लाइफ में कि आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया में? आपकी कुछ इच्छा ही नहीं है कुछ चाहिए करके, पॉसिबल ही नहीं है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमको कुछ ना कुछ तो चाहिए ही, राइट। सो ये जो चाहिए है ना, वो कभी खत्म नहीं होता। देयर इज एन अनएंडिंग चेन ऑफ वांट्स। अब वांट्स अनलिमिटेड है ना। हमारे घर में अगर सभी का वांट्स ऐड करेंगे, किसी को मोबाइल चाहिए, किसी को फ्रिज चाहिए, वॉशिंग मशीन, मम्मी को कपड़े धोने में वो रोज का, है ना, जिम करते हैं ना मम्मी, बोलते हैं मेरे को जिम नहीं करना है, मेरे को वॉशिंग मशीन ला के दो, बराबर है। गैस पे पानी नहीं चढ़ाना है, गीजर लगा दो। ये सब वांट्स, मम्मी के वांट्स, मेरे वांट्स, तुम्हारे, मतलब हमारे घर में सभी के वांट्स को प्लस करेंगे ना तो 1.5-2 लाख तो ऐसे हो जाता है। अब 2 लाख की वांट्स के सामने पापा का सैलरी, यानी कि मीन्स, यानी रिसोर्सेस कैसे रहते? स्कैर्स, लिमिटेड। पापा का सैलरी होता है 25,000 रुपया। अब 25,000 में 2 लाख का वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं क्या हम? नहीं ना। देख लो स्कैरसिटी का बेस्ट एग्जांपल, आज भी भारत में ऐसे जगह है या वर्ल्ड में ऐसी जगह है जहां पर पीने के लिए प्रॉपर पानी भी नहीं है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मतलब चाहिए उससे बहुत कम है, चाहिए 2 लाख, है सिर्फ 20,000 रुपया, फैमिली इनकम वो भी। तो ये वांट्स बहुत सारे अनलिमिटेड है, बट उसके सामने मीन्स, हमारे रिसोर्सेज कैसे लिमिटेड है। अब हम क्या करेंगे? 2 लाख का वांट्स है घर का, पापा क्या करेंगे? पहले कार लाएंगे कि पहले राशन भरवाएंगे? यस, पहले राशन भरवाएंगे। तो उन्होंने, रॉबिन्स अंकल ने बोल दिया क्या करो, वांट्स को ग्रेडेबल कर दो। तो वांट्स आर ग्रेडेबल, ग्रेड दे दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट को आज हम बोलते हैं नेसेसिटीज, यानी खाना वगैरह। लेस इंपॉर्टेंट यानी कि कंफर्ट्स, कंफर्ट्स यानी ये फ्रिज के अंदर है वो ना, वो हमारे नेसेसिटी है, बट फ्रिज है ना वो हमारा कंफर्ट है, जो हमको कंफर्टेबल लाइफ देता है। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये हमारे कंफर्ट्स है। और उसके भी ऊपर यानी कि लग्जरीज, ज्वेलरीज, कार, एयर कंडीशनर, ये हमारे लग्जरीज में आता है। एक्चुअली मोबाइल फोन भी लग्जरी है, हमने उसको नेसेसिटी बना दिया है। वॉट एवर, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी जरूरी है वो हम पहले सेटिस्फाई करेंगे। फिर अगर पैसा बचता है, थोड़ा 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 बचा है, पैसा जमा हुआ, चलो फ्रिज ले लो। उसके बाद भी इतना इनकम है कि वो खरीदने के बाद भी पैसा बच रहा है, तो हम क्या खरीदेंगे? डायमंड नेकलेस खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, लग्जरीज खरीदेंगे। तो ये ग्रेड देने को उन्होंने बोल दिया। और फिर आखिरी पॉइंट उन्होंने बोला, मीन्स हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, है ना। मेरे पास अभी कम स्कैर्स है ना, रिसोर्स कम है, आखिरी आखिरी 1,000 रुपीज बचे हैं, या फिर आखिरी 500 रुपीज, चलो 1,000 भी नहीं, आखिरी 500 रुपीज बचे हैं पप्पा के पास। और 2 ऑप्शन है पप्पा के पास, कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करे या मोबाइल को रिचार्ज करे। चलो आप लोग बताओ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरेंगे या मोबाइल रिचार्ज करेंगे? बोलो बोलो बोलो। यस, सीधी बात है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल ही भरना पड़ेगा ना। तो ऑल्टरनेटिव यूज है, क्योंकि हमारे पास पैसा बचता ही नहीं है फिर। तो या तो ये, या लास्ट ऑप्शन, हमको ऑप्शन के लिए जाना पड़ेगा। और उसमें जो रैशनली हम बिहेव करते हैं, इसलिए हमको मालूम है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल ही भरना है। तो दीज आर द 4 पॉइंट्स ऑफ लायनल रॉबिन्स डेफिनेशन। तो ऐसे अलग 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 इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन समझाई गई। ये ज्यादा रेलेवेंट डेफिनेशन लायनल रॉबिन्स की डेफिनेशन क्यों लगती है? क्योंकि इसमें देखो घर का मैनेजमेंट आ रहा है। देखो इसमें पापा का सैलरी, हमारे घर का वांट्स कैसे मैनेज होता है, कैसे हम एडजस्टमेंट्स करते हैं, कैसे पहले क्या, बाद में क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीस्ट, लेस इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट, नेसेसिटीज, कंफर्ट्स, लग्जरी, हम घर का ही देख रहे हैं ना, इसलिए ज्यादा रेलेवेंट लगती है ये डेफिनेशन। लेकिन आगे चलते 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 मालूम पड़ा
जैसे मैंने बोला ना, साइंस मतलब सिर्फ डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस नहीं, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस साइंस का एक पार्ट है, एक ब्रांच है जो नेचुरल या फिजिकल साइंस कहा जाता है। दूसरा भी ब्रांच है सोशल साइंस का। वैसे ही ये जो अभी तक इकोनॉमिक्स माना जाता था, वो इकोनॉमिक्स का सिर्फ एक ब्रांच था, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, घर का मैनेजमेंट, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स था। दूसरा इकोनॉमिक्स का ब्रांच है मैक्रो इकोनॉमिक्स। 1933 में इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जो किया था रेगनर फ्रिश अंकल ने। देखेंगे वो आगे की वीडियोस में पूरा डिटेल में। फिलहाल इतना समझो, इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो ये जो माइक्रो एंड मैक्रो है उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। खाली इतना समझो, माइक्रो यानी स्मॉल का स्टडी करना है। यानी अभी तक इकोनॉमिक्स जो देख रहा था, उसका जो मीनिंग आ रहा था, उसका जो डेफिनेशन आ रहा था, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स था। पूरे नेशनल लेवल पे या पूरे ग्लोबल लेवल पे कुछ सोचना, उसके लेवल पर एक्टिविटीज को देखना, इज कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये डिटेल में हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। प्यूपिल्स एकेडमी इज देयर फॉर यू ऑल, आपके लिए है। ऐसे वीडियो लेक्चर्स हम डालते रहेंगे, हर एक सब्जेक्ट का ऐसा वीडियो लेक्चर्स हम लोग टाइम टू टाइम डालते रहेंगे। वी आर देयर टू सर्व यू, वी आर देयर टू सर्व द सोसाइटी। इसलिए हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और मेरी चैनल डॉक्टर कल्पेश परमार, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, और थैंक यू सो मच टू लिसनिंग टू मी वेरी कीनली, वेरी केयरफुली। और ये वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करके स्प्रेड कीजिए, क्योंकि ये वीडियोस डेफिनेटली यूट्यूब पर है तो इट इज अ फ्री प्लेटफॉर्म। प्लस अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड, आपको अच्छा लग रहा है वीडियो लेक्चर्स, तो इफ यू आर हैविंग ऐसा क्वेश्चन है माइंड में कि अगर ये पढ़ते पढ़ते कहीं पर कुछ क्वेश्चन आ गया, तो वी रिक्वायर द लाइव वीडियो लेक्चर्स। तो ये लाइव वीडियो लेक्चर्स भी लेने के लिए हम लोग रेडी है, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस फॉर दैट। क्योंकि हम समझते हैं लॉकडाउन की वजह से सभी को, लॉट्स ऑफ पीपल आर नाउ जॉबलेस। 13 करोड़ से ज्यादा लोगों का जॉब चला गया है। वो तो सिर्फ आंकड़े बता रहे, पता नहीं और कितने लोगों का क्या हुआ रहेगा। इसलिए वी आर देयर टू सर्व यू ऑल। आप कहीं पर भी हो, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अवर फ्री ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स, जो स्टार्ट होने वाले गुरु पूर्णिमा, यानी इतने बड़े दिन, इतने अच्छे दिन, यानी कि 4 जुलाई 2020 से। लेकिन कैसे आप ज्वाइन होगे उसमें, उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहने चाहिए। दैट इज वाई आप अपने यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिए, लिख लीजिए, so that we can add you in that particular WhatsApp group and you can join us with those lectures, live lectures, जहां पर आप अपना doubts भी क्लियर कर सकते हो। So we are there to serve the society। हमको बहुत अच्छा लगता है जब हम इस तरह से हमारी क्वालिटीज को, हमारे कैलिबर को इस तरह से यूज करते हैं। तो थैंक यू सो मच टू गिव योर लव। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।